और लास्ट क्लास में यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे शायद पूरा डिस्कस नहीं किया था हम लोगों ने। इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। स्क्रीन विजुअल है सभी लोग का अच्छे से? क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, जितने आप क्वेश्चन देखोगे ना सेकेंड चैप्टर में, इस तरह के क्वेश्चन सेम मिलता जुलता क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी किया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि 10 इलेक्ट्रॉन्स है, हमने कहा चलिए n = 10 व्हेन लोकेटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। दो प्लेट हैं कैपेसिटर के, एक ऑयल ड्रॉप कहीं है यहाँ, ठीक है। 5 मिलीमीटर अपार्ट, इनका 5 मिलीमीटर डिस्टेंस है। जी हमको आराम से यूज करना है 10 मिलीमीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑयल ड्रॉप का मास दे दिया है 3 × 10⁻⁻16 kg। कैलकुलेट क्या फाइंड करना है? वोल्टेज, इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। इसमें वोल्टेज फाइंड करना है, इसमें बैलेंस करने के लिए कैसे करेंगे? mg डाउनवर्ड फोर्स, ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है हमारा? Q × E, ठीक है। और इसी में हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। जब इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा Q × E = M × G, ठीक है। Q नंबर हमको दिया हुआ है, क्या दिया है? n = 10 दिया हुआ है। यानी कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम? चार्ज की। चार्ज की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो कि हो जाएगा n × E, यस, mg। यहाँ से E हमको पता है क्या होता है, E = V/d। जो पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है दोनों प्लेट्स के बीच में। दूसरा D जो है सेपरेशन है दोनों प्लेट्स के बीच का, ठीक है। यहाँ पुट कर दीजिए NE V/d mg। यहाँ से आप देखोगे V = हो जाएगा mg × d / ne, ठीक है। इसी में सारे वैल्यूज पुट कर दीजिए। m हमारे पास था क्या? 3 × 10⁻⁻6 kg था। अभी फिर से चेक कर लेंगे सही है गलत है। जी हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डी दिया है 5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई n हमारे पास 10 है, और 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो गया। यूनिट में कहीं कोई दिक्कत? यूनिट में कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर लेंगे सभी लोग। यूनिट के साथ कैसे साथ ही सॉल्व करना है, ये हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा। विदाउट यूनिट देयर इज नो फिजिक्स, ठीक है। अगर कहीं फंस जाते हो आप बच्चे किसी भी क्वेश्चन में या कहीं भी, तो आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ एक ही सहारा बच जाता है, वो होता है यूनिट, ठीक है। तो यूनिट को हमेशा साथ में लेके चलिए। देखिए, अगर कहीं गलत भी हो रहा होगा ना क्वेश्चन हमसे, मान लीजिए हमने ये सॉल्व किया, हमसे कुछ एरर हो रहा है, वो एरर हमको यूनिट भी बता देता है लास्ट में। कई बार यूनिट ही सही नहीं आ रहा, मान लीजिए फार्मूला मैंने गलत अप्लाई कर दिया, ध्यान हमने नहीं दिया, क्वेश्चन लिखते लिखते फार्मूला हमने गलत पुट कर दिया, ठीक है। और फार्मूला गलत पुट किया, जब आप साथ लास्ट में जाते जाओगे, अगर यूनिट आपने सही से लिखा है तब तुरंत लास्ट में आइडेंटिफाई कर लोगे कहीं ना कहीं तो एरर है। लेकिन मान लीजिए अगर यूनिट नहीं लिखा हमने और फार्मूला ध्यान नहीं दिया, गलत हमसे पुट हो गया, वैल्यू हमने पुट करके सॉल्व कर दिया, तो हमको पता भी नहीं चलेगा कि हमसे कुछ एरर हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है एन इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज डेंसिटी 10⁻⁻8 कूलम पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा दिया हुआ है 10⁻⁸ कूलम पर मीटर स्क्वायर इन हेल्ड इन एयर। इनफ्लाइट प्लेन सीट है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था, क्या होता है? σ/2ε0। और इन दिस सिचुएशन हाउ फार अपार्ट आर टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज हुज पोटेंशियल डिफरेंस इज 5 वोल्ट। हाउ फार अपार्ट मतलब क्या? डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है हमसे? डिस्टेंस पूछ रहा है। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और इक्वेशन हमारे पास किससे इक्वेट करेंगे? डिस्टेंस के टर्म में हमारे पास एक और इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको किससे इक्वेट करेंगे? यहाँ पे σ/2ε0 से किससे इक्वेट करेंगे कि हमारा डिस्टेंस आ जाए, जहाँ हमें इक्विपोटेंशियल नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल जाए।
इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में कुछ बात किए थे क्लास में क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में कुछ क्लास में बात हुआ था क्या बच्चे? या फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लियर है सभी लोगों को? बताइए। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को V अपॉन डी से पुट करेंगे। V हमारे पास 5 वोल्ट दिया हुआ है, D सेपरेशन है, D आपको वैल्यू मिल जाएगा। सिग्मा पुट कीजिए, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कीजिए। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही है। इसमें वैल्यूज करेंगे पुट करेंगे, आपको V की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। चैप्टर 1 में एक फार्मूला हमने पढ़ा था ये वाला, और चैप्टर 2 में एक फार्मूला हमने पढ़ा ये वाला। इन दोनों को पुट कर देंगे, हमारा जो सेपरेशन है D, इक्विपोटेंशियल नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए जो डिस्टेंस है वो D हमें मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमको दिया है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया है क्या? When the potential gradient at the surface of a charged conductor is 3 into 10⁻⁶ volt per meter। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या? dV/dr। ये हमको दिया है 3 into 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। अगर ध्यान से देखें तो ये 3 into 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है। What must be the radius of an insulated metal sphere which can be charged टू अ पोटेंशियल ऑफ 3 into 10⁻⁶ वोल्ट। तो हमको इस पोटेंशियल तक चार्ज करना है 3 into 10⁻⁶ वोल्ट। उसके लिए जो भी हम इंसुलेटेड मेटल स्फीयर लेंगे उसका रेडियस पूछ रहा है। बिफोर स्पार्किंग इनटू एयर। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? आपको बताएगा हमको बिफोर स्पार्किंग इनटू एयर का क्या? ये स्पार्किंग कब होता है? किसी को आइडिया? को कभी हम ये आगे पढ़ेंगे, आगे वाले उसमें पोर्शन में आएगा ये, जिसमें आता है कि कोरोना इफेक्ट एक वर्ड है, देखा है आप लोगों ने? कोरोना डिस्चार्जिंग। ये स्पार्किंग एयर में क्यों होता है वहां से समझेंगे। ठीक है, किसी का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है क्लास में? रीजन बताएंगे पार्टिसिपेशन क्यों नहीं है? चलिए ठीक है। वोल्ट इज इक्वल टू 3 into 10⁻⁶ वोल्ट है हमारे पास। स्पार्किंग इनटू एयर, इसका क्या मतलब है? इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, कोरोना डिस्चार्जिंग में हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिखेगा कि स्पार्किंग एयर में क्यों होगा, उसका बेसिक रूट क्या है, बेसिक कॉज क्या है। ठीक है, स्पार्किंग तो एक इफेक्ट है, हर इफेक्ट का कुछ ना कुछ कॉज होता है, वो कॉज हम पढ़ेंगे आगे। यहाँ पे हमारे पास हो गया, तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ? dV इज इक्वल टू 3 into 10⁻⁶ dr। इसको अगर आप दोनों साइड इंटीग्रेट करते हो ये हो जाएगा dV इज इक्वल टू 3 into 10⁻⁶ dr। इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल V इज इक्वल टू 3 into 10⁻⁶, डिस्टेंस r हमारे पास आ जाएगा। और यही V हमको क्या पुट करना है? 3 into 10⁻⁶ वोल्ट पुट करना है। ये हो जाएगा हमारे पास 3 into 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर है इंटू r। यहाँ से आप देखोगे क्या कैंसिल हो रहा है? 3 into 10⁻⁶, 3 into 10⁻6 है हमारे पास, ये कैंसिल हो जाएगा। वोल्ट से वोल्ट कैंसिल हो जाएगा। आप देखोगे r इज इक्वल टू 1 मीटर हो जाएगा। यानी जो इंसुलेटिंग स्फीयर आप लोगे, जिसको मैं 3 into 10⁻⁶ वोल्ट तक मुझे चार्ज करना है, 3 into 10⁻⁶ वोल्ट तक चार्ज करना है, तो उस इंसुलेटिंग स्फीयर का रेडियस 1 मीटर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है जो 300 न्यूटन पर कूलाम है, इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये ग्राफ में हमको क्लियर दिख रहा है। ए बी एन सी आर 3 पॉइंट्स इन द फील्ड। ये ए पॉइंट ए है हमारे पास, ये बी है, ये सी है, 3 पॉइंट दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ई हमको दिया हुआ है, ई इज इक्वल टू 300 न्यूटन पर कूलाम। फिर 3 पॉइंट्स है, एज सोन इन फिगर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। डेल वी ए फाइंड करना है, डेल वी ए, डेल वी सी बी,
एंड डेल वी सी ए। डेल वी ए बताएंगे क्या होगा, फार्मूला हमको पता है क्या, E इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल एक्स, या फिर यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डेल वी इज इक्वल्स टू, केवल मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ मैं, E इंटू डेल एक्स। तो डेल वी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिया है 300 न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस डेल एक्स। कौन सा पॉइंट दिया है, बी और ए पॉइंट दिया हुआ है, यानी बी और ए के बीच में जो डिस्टेंस होगा, बी और ए के बीच में जो डिस्टेंस होगा, क्या डिस्टेंस है बी और ए के बीच में, बी और ए के बीच में क्या डिस्टेंस है, थ्री मीटर है। लेकिन क्या मैं ऐसा लिखता हूँ तो सही होगा क्या, ये बताइए। अगर मैं इसको 3 मीटर में मल्टीप्लाई कर दूँ, आगे जो भी वैल्यू आता है जीरो तो नहीं आएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वी बी ए की वैल्यू जीरो है, वी बी ए की वैल्यू जीरो है। क्यों, अच्छा दूसरी बात, अब ये देखो प्राइमरी पोटेंशियल हम पढ़ रहे हैं ना, पोटेंशियल हमारा क्या होता है, वेक्टर होता है, सॉरी स्केलर होता है, इसमें डॉट प्रोडक्ट कहाँ से आ जाएगा, हाँ ए और बी जो है ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है बच्चे, ए और बी जो है, हाँ यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ए और बी, इसलिए जब इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो यहाँ पे जो भी पोटेंशियल हो, यहाँ पे जो भी दोनों पोटेंशियल सेम होंगे, जब दोनों का डिफरेंस आप निकालोगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब भी पोटेंशियल फाइंड करने के लिए देता है तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस नहीं कर देना है, दोनों के बीच का सेपरेशन नहीं कर देना। पहले आप ये देखिए कि क्या वो दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है क्या, अगर सेम पोटेंशियल पे है तो डायरेक्ट जीरो कर देंगे, अगर सेम पोटेंशियल में नहीं है तो वैल्यू फाइंड करेंगे। अच्छा, अगर मैं वी सी बी हम लोग फाइंड करते हैं तब क्या करेंगे, वी सी बी अगर फाइंड करते हैं तो वी सी बी यानी ये डिस्टेंस है, सिंपल इसमें क्या करेंगे 300 मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस क्या है 4 यहाँ से है और 3 यहाँ से 7, टोटल 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। वी सी ए फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे अभी ये बताइए, जब अगर मुझे वी सी ए फाइंड करना हो उस केस में क्या करेंगे, आप बताइए ये डिस्टेंस हम लेंगे या फिर ये वाला डिस्टेंस लेंगे, दो डिस्टेंस है, एक मार्क कर देता हूँ 1 और एक 2। सेकेंड वाई, डायरेक्शन में जो डिस्टेंस जाएगा, ठीक है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस लेंगे, यानी यहाँ पे आप वो क्या बोलते हैं पाइथागोरस लगा के 3 हो गया ये 7 हो गया, इसको फाइंड करके ये डिस्टेंस यहाँ मत पुट कीजिएगा, यहाँ भी 300 इंटू 7 यानी सेम ही पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छी, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, अभी देखते हैं आगे वाले स्लाइड में, जैसे ये वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 पॉइंट दिया है ए बी सी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, एस वन इन फिगर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो क्या हम 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे क्या, हम डिस्टेंस लेंगे ए बी डिस्टेंस, बिकॉज सी का जो पोटेंशियल होगा सेम होगा बी का पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो सी का पोटेंशियल बी सी इज इक्वल्स टू बी बी। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की वजह से हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना, तो ये डिस्टेंस हम ये वाला डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे क्या, वी ए बी या वी बी ए इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस 5 और 3, ये डिस्टेंस क्या आएगा
4 आएगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई थिंक 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा या फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है, कह रहा है द पोटेंशियल इन द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द पॉइंट, एक पॉइंट हमको दिया है ये -1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, इज गिवन बाई 8x² 5y² -3z²। ये पोटेंशियल दिया हुआ है हमको। पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड, 3 कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है हमको। एक एक्सप्रेशन पता है क्या है, -dv/dr। और अगर इसको XYZ डायरेक्शन में ले जाते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है, Ex = -∂v/∂x, Ey = -∂v/∂y, Ez = -∂v/∂z। यानी यही 3 कंपोनेंट हमसे पूछ रहा है। तो क्या Ex, Ey, Ez हम फाइंड कर लेंगे। एक फाइंड करके भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। Ex = -∂v/∂x है, v की जगह पे पूरा एक्सप्रेशन पुट कर दीजिए। क्या 10x² + 5y² - 3z²। अब ये देखिए ∂v/∂x क्या है, एक पार्शियल डिफरेंशिएशन है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि ये केवल x को ही वेरिएबल मानेगा, उसके अलावा जितने भी पार्ट्स होंगे अंदर सबको कांस्टेंट मानेगा। ठीक है, ∂v/∂x क्या है, एक पार्शियल डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी वेरिएबल यहाँ मेंशन है, जैसे यहाँ पे x मेंशन है तो केवल x को ही वेरिएबल मानेगा, इसके अलावा सारे जो भी टर्म्स उसमें लिखे होंगे इन ब्रैकेट में उन सभी को एक कांस्टेंट मानेगा। इसका मतलब उन सब का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ओपन कर दूँ डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए, तो मैं Ex ले लेता हूँ, माइनस साइन को बाहर ही लेने देते हैं। तो मैं लिखूँ ∂v/∂x 10x² + ∂v/∂x 5y² - ∂v/∂x 3z²। अब हम बताइए इसमें से कौन सा टर्म 0 हो जाएगा, इसमें कौन सा टर्म 0 हो जाएगा। जिस वाले पार्ट, हाँ बस ये दोनों पार्ट हमारे 0 हो जाएंगे बिकॉज ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर ये पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं होता बच्चे तो उसको भी y को भी x का फंक्शन मान के डिफरेंशिएट कर देता। ठीक है, तब फंस जाते हैं वहाँ पे। अगर हमने यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज़ नहीं किए होते तो हम वहाँ पे फंस जाते, बिकॉज फिर ∂y/∂x हम क्या यूज़ करते, क्या लिखते, कुछ नहीं होता हमारे सामने। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन हमने यूज़ किया। अब आप इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो कुछ ये वैल्यू आया था मेरे पास, E = -∂v/∂x 10x²। तो 10 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, -10 ∂v/∂x x²। x² का डिफरेंशिएशन हमको पता है क्या होगा, -10, ये 2 बाहर आ जाएगा इंटू x⁻2 - 1, ये हो जाएगा -20 × x⁻1। अब देखिए ये x की वैल्यू क्या हम पुट करेंगे, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या ये जो -1 मीटर दिया हुआ है यही x की वैल्यू पुट करेंगे, -1 मीटर। यहाँ पे -1 पुट करेंगे, जब आप -1 पुट करेंगे तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा कुछ E = ये x कंपोनेंट है, ये x कंपोनेंट है, ये हमारा आ जाएगा 20 वोल्ट पर मीटर लिखे है, न्यूटन पर कूलम लिखे इन डायरेक्शन ऑफ x। ये सारे कंपोनेंट आएंगे, अलग अलग कंपोनेंट आएंगे। देखिए Ex हमने फाइंड कर लिया, क्या हम इसमें ये Ey और Ez फाइंड कर लेंगे क्या, सेम वही डिफरेंशिएशन यूज करके Ey एंड Ez फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो जो तीनों कंपोनेंट मिल जाएंगे, जैसे इस तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो तीनों कंपोनेंट पूछा गया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट 3 डायमेंशन में पूछा गया है। एक पॉइंट -1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर की वजह से ये पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। ठीक है, उसके अराउंड चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का तीनों कंपोनेंट मिल जाएगा। x का हमने फाइंड कर लिया, y और z का आराम से आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जब आप y का फाइंड करेंगे तो रिमेनिंग 2 यानी x एंड z कांस्टेंट हो जाएंगे। जब z का फाइंड करेंगे तो रिमेनिंग 2 यानी x एंड y कांस्टेंट हो जाएंगे। कोई डाउट यहाँ तक? तो ये पहला पोर्शन जो हम लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल वाला पढ़ा था हमने, वहाँ तक के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, किस सरफेस को आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे? एक नॉर्मल एग्जांपल, फिजिकल लाइफ से एक एग्जांपल देके बताइए हमको कि किस सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं।
सर्कल को बोल सकते हैं, और कोई सिलेंडर। अच्छा, सिलेंडर को भी देख लेते हैं, ले लेते हैं उसको भी। सिलेंडर भी हमने ले लिया। चलिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस का हमने देखा है, पोटेंशियल किसी पॉइंट की वजह से, फार्मूला हमने लिखा हुआ था, किसी पॉइंट की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, फार्मूला लिखा था, ड्यू टू 1/4πε0 इनटू क्या था यहाँ पे बताइए, Q/r² था या केवल r था, Q/r। ठीक है, ये किसी पॉइंट की वजह से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल हमने फाइंड किया। अब ये बताइए, पोटेंशियल किसी सरफेस पे या किसी भी जगह सेम कब होगा, जहाँ जहाँ ये डिस्टेंस सेम होगा, जहाँ जहाँ ये डिस्टेंस सेम होगा। तो जैसे ये सर्कल है हमारे पास या स्फीयर्स को मान लूँ मैं, कुछ ही मानिए, ये जो r है, ये r किसी भी डायरेक्शन में सेम ही तो होगा इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए। यानी r जहाँ जहाँ सेम होगा वो सारा सरफेस हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। ठीक है, सिलेंडर में आ जाइए। अब बताइए, इक्विपोटेंशियल सरफेस का सिलेंडर में चार्ज सेंटर पे रखता हूँ, चार्ज आप कहाँ रखना चाहोगे, पहले ये बताइए। अगर आप चार्ज यहाँ पे रखते हो, उसके सर्कल वाला जो अपर लेयर है लोअर लेयर है, अपर लेयर पे रखते हो, तब आपका ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप चार्ज यहाँ रखते हो सेंटर पे, उस केस में जो उसके आसपास का जो सर्कल बनेगा ना, उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बन जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा जो होना चाहिए, क्या रीजन होना चाहिए कि r हमारा जहाँ जहाँ सेम होगा वहीं इक्विपोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि चार्ज तो सेम ही रहेगा, बाकी ये सेम है, ये कांस्टेंट है, ये चार्ज हो, ये 1/4πε0, ये तो बदलेंगे नहीं। तो केवल r ही ऐसा जो है वो जो बदल सकता है। क्यों, अब किस पोजीशन पे, किस पॉइंट पे हम देखना चाह रहे हैं, बस उसके लिए। ठीक है, तो r जहाँ जहाँ सेम होगा वो सारे सर्फेसेस इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएंगे। कोई डाउट? एक क्वेश्चन और हमको ये बता दीजिए, ये मान लीजिए सर्कल है, तो ये पॉइंट ए है VA और ये पॉइंट ये है, एक है VB। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA एंड VB, तो क्या बताएंगे? और चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ है, सर्कल के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, तो क्या बताएंगे? बहुत से डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, इसमें सोचना ही नहीं है। रीजन, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो हमको भले नहीं पता हो कि VA पे क्या पोटेंशियल है, VB पे क्या पोटेंशियल है, लेकिन अगर हमसे वो डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस तो हम बता ही सकते हैं। अगर दोनों पे सेम है तो कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, डिफरेंस तो हमेशा जीरो होगा। और इस सिलेंडर का जिस बच्चे ने बोला था ये क्लियर हुआ। सिलेंडर पे, अगर सिलेंडर पे आप चार्ज कहाँ रखते हो ये डिपेंड करता है। ठीक है, और उसके हिसाब से फिर आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस बदल जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक स्फीयर के अगर सेंटर पे आप रखते हो, यानी एक सर्कल पे या फिर एक सर्कल के सेंटर पे आप रखते हो, तो उसका जो सरकमफेरेंस होगा, स्फीयर का जो सरकमफेरेंस होगा, वो सारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसी स्फीयर के से बड़ा एक और स्फीयर मैं ले लेता हूँ, हालो ले लेता हूँ, हाँ, और चार्ज यहीं पर प्लेस्ड है, तो क्या मैं इसको भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकता हूँ? ये सेकंड वाला सरफेस है, इस सेकंड वाले सरफेस को भी मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकता हूँ। सिंपल है, क्योंकि यहाँ भी तो R सेम ही तो है सबके लिए, R से भी सेम ही तो है सभी के लिए, बस बनाया हमने थोड़ा इधर उधर है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन देख लीजिए क्या है। एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये तो बाय वर्ड ही समझ में आ रहा है, इक्विपोटेंशियल वर्ड से हमें समझ में आ रहा है कि इक्विपोटेंशियल कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, कोई डाउट? अब इक्विपोटेंशियल सरफेस में इसे कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। क्या क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस? नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों? किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आप चार्ज मूव करते हो, लेकर कहीं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाते हो, इन दैट केस कोई वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन जीरो माना जाएगा।
रीजन, रीजन बताएंगे। क्या हुआ, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है आज, क्या बात है भाई। बहुत सही। अच्छा, उससे पहले पहले हम जो सवाल पूछे इसका जवाब दीजिए सभी लोग। क्या बात है, किसी का कुछ रिप्लाई नहीं, कोई प्रॉब्लम है क्या, नेट काम नहीं कर रहा है, क्या दिक्कत है। ये है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस, बताइए पहले सभी लोग ठीक है ना। क्यों बच्चे, बहुत मोनोटोनस हो जाता है पता है, अकेले केवल बोलते रहो तो पार्टिसिपेट करो सभी लोग, ठीक है। क्लास में जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ा जाए, अपने आप कोविड नॉर्मल होगा, फिर ऑफलाइन क्लास वैसे ही शुरू हुए जैसे हम लोग पढ़ते हैं। ऑनलाइन है तो थोड़ा सा दोनों लोग, स्टूडेंट और टीचर दोनों को मिल के इसको इंटरेक्टिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जैसा भी एक बच्चे ने बताया कि वर्क डन में अगर लिखता भी हो तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ए बी इंटू चार्ज, जो भी चार्ज आप मान लीजिए क्यू नॉट को ए से लेके बी तक लेके जाते हो, बहुत मेहनत से लेकर गए, क्या है चलो वर्क हुआ, वर्क डन तो कुछ तो हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज वी ए बी इक्वल टू जीरो, टोटल वर्क डन आपका हो जाएगा जीरो, ठीक है। इसलिए प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी में किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई आप टेस्ट चार्ज मूव करते हो तो कोई वर्क डन नहीं होगा। चलिए, सेकेंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। ऐसा क्यों, हमेशा ये नॉर्मल क्यों रहेगा, इसका भी मन है अब नॉर्मल होने का, लेकिन फिजिक्स के लॉज कुछ ऐसे हैं कि इनको नॉर्मल होना ही पड़ेगा। कोई एक्सप्लेन कर सकता है। हाँ हाँ, इक्विपोटेंशियल, बहुत से इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है हमारे पास एपीएस, अगर मैं इसको लिखूँ शॉर्ट में, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो वर्क डन है वो हमेशा जीरो रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं, ऐसा बस मान लेते हैं कि कोई एक एंगल बना रहा है, अगर ये कोई एंगल बनाएगा तो इससे कुछ ना कोई कंपोनेंट तो आएगा, कोई ना कोई कंपोनेंट तो सरफेस पे आएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट आ गया तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से मैं जो भी चार्ज मूव कराना चाहूँगा क्यू नॉट को, इसको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा है क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई वर्क डन होगा क्या, नहीं, ये उसको वायलेट कर रहा है, इसलिए ये नॉर्मल ही होगा, कोई एंगल नहीं फॉर्म करेगा, ठीक है। ये चाह कर भी कोई एंगल नहीं बना सकते, ऐसा कुछ मिला जुला कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर पे केवल नॉर्मली फॉल करता है, कोई एक एंगल बनाते हुए फॉल नहीं करता है। और ये भी कुछ वैसा ही लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस से केवल नॉर्मल ही जा रहा है, कोई एंगल फॉर्म नहीं करेगा। दोनों का रीजन क्लियर है ना, इसका तो अभी क्लियर हो गया, उसका वाला याद है रीजन, कंडक्टर वाला, कंडक्टर वाला रीजन याद है, उसमें भी यही रीजन था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एंगल से आता है तो ब्रेक होके कंडक्टर के टेंजेंशियल कंपोनेंट उसका एक आ जाएगा, ठीक है, ओके। बाकी लोग कितने लोग हैं क्लास में, ज़्यादा देखा जाए। हाँ, आदित्य, अक्षिता, जया, कात्यायनी, शिल्पी, बाकी लोग अगर रिस्पॉन्स नहीं, चलिए ठीक है। चलिए, थर्ड पॉइंट ये है हमारे सामने,
कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड फार्दर अपार्ट इन द रीजन्स ऑफ वीक फील्ड। जहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, जहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज होंगे एक दूसरे से, और जहाँ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस के बीच में सेपरेशन ज़्यादा होगा। ये किस हद तक समझ में आ रहा है, पहले ये बताइए, ये कहाँ तक समझ में आ रहा है, पहले ये बताइए, फिर बात करते हैं कि ऐसा क्यों है क्यों नहीं है। चलिए, हाँ देखिए, E इज इक्वल्स टू माइनस dV/dr होता है, ये हमको पता है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/dr में कर सकता हूँ, या फिर dr इज इक्वल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/e कर सकता हूँ। ठीक है, यानी जो स्पेसिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं हाई करता हूँ तो स्पेसिंग क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा केस है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लो करता हूँ तो स्पेसिंग क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन से आपको आराम से क्लियर होगा कि जहाँ भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जहाँ भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस के बीच में सेपरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। अब ये समझ में नहीं आ रहा, अभी आगे जो है ना चार्जेस की वजह से, जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लोग पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड फार्दर अपार्ट इन द रीजन्स ऑफ वीक फील्ड। अभी हम इसको और अच्छे से समझाएंगे जब हम इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करेंगे सेपरेट चार्जेस के लिए। ठीक है, और बाय मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है, इस तरह समझ सकते हैं। अभी ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो बस ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद रखना, dr डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/e। अभी हम लोग इसको और अच्छे समझेंगे। फोर्थ पॉइंट पहले देख लेते हैं, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कह रहा है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। रीजन मान लेते हैं कि एक हाँ बोलिए, हाँ एक ही पॉइंट पे दो पोटेंशियल हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर इंटरसेक्ट किया तो एक तो इसका वाला कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा, मान लेते हैं VA पोटेंशियल है, ठीक है, और एक इसका पोटेंशियल है VB। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी ये थ्रू आउट दिस पॉइंट ये VB होगा, और ये VA है तो थ्रू आउट दिस पॉइंट VA होगा। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो वहाँ पे VA एंड VB आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ट्रूली यहाँ पे कोई इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं करेंगे। ठीक है, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि एक ही पॉइंट पे दो पोटेंशियल कैसे, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, जैसे एक मैदान में दो तलवार पॉसिबल नहीं है, वैसे एक पॉइंट पे दो पोटेंशियल पॉसिबल नहीं है। क्लियर? कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 में पढ़ा था हमने कि कुछ क्रॉस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। कौन थे वो जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं? कोई तो था जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता था। चलिए रिवाइज करते रहिए फर्स्ट चैप्टर को भी। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत 11th-12th के या जो भी सिलेबस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, जब शुरुआत से लेकर लास्ट तक आप जाते जाओगे बच्चे ना, तो चीज़ें तो मान लीजिए टीचर समझा रहे हैं, समझती आएंगी, सब चीज़ें क्लियर है, उस समय लगेगा हाँ चीज़ क्लियर है। उसको मेंटेन रखना, उसको याद रखना सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। उस चीज़ को याद रखना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। वो छोटे छोटे पॉइंट याद रखना, छोटे छोटे फार्मूले याद रखना। ठीक है, वही छोटे छोटे पॉइंट क्वेश्चन को टफ बना देते हैं सॉल्व करने में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अब आप हमको ये बताइए, ये जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, 360 डायरेक्शन निकलता है। ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या है, ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाया हुआ है इस चार्ज के चारों तरफ, ये डॉटेड लाइन क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है बच्चे। ये पूरे डॉटेड मतलब ये पूरे सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं।
ठीक है, जैसे इसका नाम दे देता हूँ मैं, ये 1 हो गया, ये इसको 2 दे देता हूँ, इंटरनल वाले पे दे देता हूँ। तो ये जो कंप्लीट 1 वाला सरफेस है ना, ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गए, यानी 1 2 3 जो भी सरफेस है सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं मैं, अगर मैं 3 वाले को V3 लिख देता हूँ मैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस V3, 2 वाले को V2 लिख देता हूँ मैं, और 1 वाले को V1 लिख देता हूँ मैं, आप जरा ये बताओ कि इनमें से किसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, किसका पोटेंशियल सबसे कम होगा। V2 V1 V3 का मतलब हो गया कि कंप्लीट सरफेस में जो पोटेंशियल है, इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब कि अगर उस सरफेस पे किसी एक पॉइंट पे भी पोटेंशियल आप देखोगे ना, वो वही पोटेंशियल मिलेगा जहाँ पे 10 किलोमीटर बाद भी उस सरफेस पे देखोगे। तो जो थर्ड वाला सरफेस है उसका पोटेंशियल मैंने V3 लिखा हुआ है, जो सेकंड वाला सरफेस है उसका पोटेंशियल मैंने V2 लिखा है, और जो फर्स्ट वाला सरफेस है उसका पोटेंशियल मैंने V1 लिखा है। आपको बस ये बताना है इसमें से कौन सबसे स्ट्रांग होगा, कौन सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होगा, और कौन सबसे वीक पोटेंशियल होगा, यानी कौन किसका पोटेंशियल सबसे कम होगा किस सरफेस पे। किसका V3 का ज़्यादा होगा, रीजन हाँ क्या, फिर से बोलिए, आवाज़ कट रहा है। उस डायरेक्शन में पोटेंशियल हमारा डिक्रीज करता है, अगर आगे आप जाते जाओगे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। हम इसको इस एक्सप्रेशन से ही बता सकते हैं, V इज इक्वल्स टू वही K इंटू क्यू बाई आर। यहाँ पर थर्ड वाले के लिए R छोटा है, सेकंड वाले के लिए R और बड़ा हो गया, फर्स्ट वाले के लिए R और बड़ा हो गया। R जितना बड़ा होता जाएगा V उतना डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट भी कर सकते हैं कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते जाओगे वैसे वैसे आपका पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है वो भी समझ में आ रहा है ना। आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन अगर आप जा रहे हो, पॉजिटिव चार्ज में ले रहे होते हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते बेसिकली हो क्या रहा है, आर ही तो इंक्रीज हो रहा है, उस आर के इंक्रीज होने की वजह से पोटेंशियल हमारा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अभी भी ये पॉइंट किसी को थर्ड वाला पॉइंट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। स्ट्रॉन्ग फील्ड जो है हमारा, वहाँ पे इक्वी पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजर हो जाएंगे। वीक फील्ड में इक्वी पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, उनका सेपरेशन ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लियर होगा। कुछ ऐसे बनाया है पॉजिटिव नेगेटिव, पहले इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बना लेता हूँ मैं, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव गए, कुछ ऐसे, दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, और भी कुछ ऐसे ऐसे आता जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इसी डायरेक्शन में मिलेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में मिलेंगे। तो जो डी का रिलेशन है, सॉरी ये डी आर का, डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/E। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आप देखोगे इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ ज़्यादा हुआ तो यानी स्पेसिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप यहाँ देखोगे यहाँ फर्स्ट है सेकंड है, ये बहुत क्लोज में बने हुए हैं, यहाँ भी देखिए क्लोज में बने हुए हैं, ठीक है। रीजन यही है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हुआ तो बाय दिस रिलेशन आप सिंपली देख सकते हो कि डी आर हमारा स्पेसिंग कम हो गया, ठीक है बच्चे। और यहाँ पे इसके पीछे वाले से देखो, यहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा है, दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर्फेसेस के बीच में स्पेसिंग ज़्यादा है, सेम गोज फॉर ईयर, बिकॉज कि ये जो रीजन है और ये जो रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रेजेंट तो है लेकिन बहुत कम है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, ये कम हो गया तो डी आर स्पेसिंग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ देखो दोनों के बीच में जो स्पेसिंग है, दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में स्पेसिंग इंक्रीज हो गया। तो कोई डाउट यहाँ पे कि दोनों के बीच में पोटेंशियल के बीच, दो पोटेंशियल सर्फेसेस के बीच में स्पेसिंग कम क्यों है, और जो लेफ्ट है मतलब फार लेफ्ट है फार राइट है उनमें स्पेसिंग ज़्यादा क्यों है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पे। बस ये रिलेशन याद रखना, डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/E। तो कोई भी पॉइंट देता है आपको, दो पॉजिटिव देता है, दो नेगेटिव देता है, दो नेगेटिव दे देता है, कुछ भी दे देता है, बेसिकली क्या है क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल ही है, उसी का ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाए हुए हैं, सर्फेसेस बनाए हुए हैं, ठीक है। तो अच्छा
देखिए पहले ये बताइए कि जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट यानी या फिर उनका स्ट्रेंथ कहाँ होगा? इन दोनों के बीच में ही होगा। फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था ये, ठीक है। तो बाय दिस रिलेशन, अच्छा डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/E, इस रिलेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/E। अच्छा अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है इसका मतलब ई ज़्यादा है, ई अगर ज़्यादा है तो डी आर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डी आर मतलब क्या है कि दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज है उनके बीच का सेपरेशन, ठीक है। यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हुआ तो सेपरेशन कम हो गया। वही आपको इस रीजन में देखने को मिलेगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। क्लियर है? सेपरेशन कम है। इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत कम है, अगर मैं बनाऊंगी तो बहुत कम है। फार स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत कम है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाता है, इन दैट केस होगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो गया तो सेपरेशन उनके बीच का बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हाँ बोलिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि यहाँ पे इतना क्लोजर क्यों बना हुआ है, यहाँ पे इतना डिस्टेंस क्यों दिया गया है, इस साइड में इतना डिस्टेंस क्यों दिया गया है। ये वाला क्लियर है? ओके, अच्छा ये वाला कोई समझा देगा हमको क्या? एकदम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये, एकदम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। बस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने आता है ना इसका। हाँ बस इलेक्ट्रिक फील्ड बना ले, मैं बना देता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। और इसका एक और ये भी बना देते हैं, छूट गया कुछ ऐसा एक और लास्ट में ये एकदम मर्ज हो जाता है। ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है, ठीक है। अब ये बताइए कि यहाँ पे जो सेपरेशन है इतना ज़्यादा क्यों है अंदर वाले साइड में और बाहर वाले साइड में इतना कम क्यों है? और एक दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज दिए हैं। हाँ बताइए रीजन। फील्ड, हाँ स्ट्रेंथ यहाँ ज़्यादा है इसलिए डी आर यहाँ पे कम हो गया। बहुत अच्छे। और अंदर वाले साइड में ई कम है, स्ट्रेंथ कम है इसलिए डी आर इंक्रीज हो गया। कोई दिक्कत होगा क्या बनाने में इस तरह का? पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी दे दे बना लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड डिजाइन करना हमको फर्स्ट चैप्टर से आता ही है, और सेकेंड चैप्टर ने हमको ये भी बता दिया कि हम इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस बना सकते हैं। तो दो चीज़ें तो अभी तक सेकेंड चैप्टर में हम लोग सीख लिया कि कोई भी चार्ज दिया हुआ पॉजिटिव नेगेटिव, हमें फर्स्ट चैप्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके चारों तरफ मैं बना सकता हूँ, डिजाइन कर सकता हूँ। दूसरा उसकी वजह से हम इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस भी बना सकते हैं, उनके बीच का स्पेसिंग कैसा होगा ये भी बना सकते हैं बाय द रिलेशन डी आर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/E। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये है इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास प्लेन सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इनके बीच का स्पेसिंग इक्वल होता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। इसके लिए ये जो सर्फेसेस हैं मतलब नॉर्मल सरफेस होता है, ठीक है। अगर कॉपी लूँगा तो कैसे बताएं? ये ऐसे नॉर्मल सरफेस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे जाएगा, ये नॉर्मल सरफेस होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल, तो ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। अगर मैं इसको नाम दे दूँ 1 2 3, किस सरफेस का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा बताइए? 1 वाले का। जैसे कंक्लूजन आपने वहाँ से निकाला था कि उस चार्ज के बेसिस पे आपने कंक्लूजन निकाला था कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम जाते जाएंगे हमारा पोटेंशियल कम होता जाएगा, वो कंक्लूजन हमको यहाँ पे हेल्प कर रहा है, ठीक है। यानी 1 वाले पॉइंट का हमारा पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, अगर मैं लिखूँ तो V1 का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, फिर V2 का पोटेंशियल, फिर V3 का पोटेंशियल, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। यानी ये जो चारों डायग्राम है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के क्लियर है, इसके पीछे जो 4 प्रॉपर्टीज थे इक्विपोटेंशियल सरफेस के वो भी क्लियर है। एग्जाम में आता है, अच्छे से बना लेंगे, नीट एंड क्लीन, एग्जामिनर को घुमाना नहीं है। ऐसे एग्जाम में ये जो चीज़ें बनानी है कि आप जितने भी मार्क्स का वो है पूरा मार्क्स हमको मिले, और उसको एक्सप्लेन भी वैसे ही करना है, ठीक है। उस तरह से आप एक्सप्लेन जो डी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/E रिलेशन है उसको लिख के एक्सप्लेन करते हैं। वो रिलेशन कहाँ से आया है? E = -dv/dr से वो रिलेशन आया है। आराम से रिलेशन लिखिए, वहाँ से एक्सप्रेशन लाइए, डी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/E, फिर आगे प्रोसीड कीजिए, कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्लाइड, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस
इक्विपोटेंशियल सरफेस का इंपॉर्टेंस क्या है, इतना जरूरी क्यों है? देखिए, लाइक द लाइंस ऑफ फोर्स द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस गिव अ विजुअल पिक्चर ऑफ बोथ द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। ये क्लियर है जो लिखा है यहाँ पे लाइन? जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है हमारा, वो डायरेक्शन एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के भी हमें बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में भी बताता है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। डायरेक्शन कैसे? क्योंकि जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा उसके नॉर्मल में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आपको कोई भी क्या बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया हुआ है, मान लीजिए 2-3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिए हुए हैं, ठीक है, उसके नॉर्मल में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अब नॉर्मल में होगा तो हम कैसे बताएंगे कि वो लेफ्ट, जैसे मान लीजिए इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए ऐसे दिया है 2 3, ठीक है, और हमको इसका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिया हुआ है, तो इसको मान लेता हूँ V1 V2 और V3। हाँ, हमसे कह दिया है कि जो V1 है ये ग्रेटर है V2 से और ये ग्रेटर है V3 से, ये हमसे कह दिया इन्होंने, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमको क्या 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 जानकारी दे सकते हैं? पहला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा वहाँ पे, और डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन कैसे बताएंगे? अगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे वीक है या वीक है तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा ये है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी इस डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड कम होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड उससे ज़्यादा होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगा। फिर कह रहे कि इफ वी ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ वी फाइंड दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन्स ऑफ स्ट्रांग फील्ड। तो वही बता रहे हैं जो भी उन्होंने पढ़ा हुआ है, एंड फार्दर अपार्ट इन द रीजन्स ऑफ वीक फील्ड। ये क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? स्ट्रांग फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज होते हैं एक दूसरे से, और वीक फील्ड में ये फार्दर मतलब काफ़ी डिस्टेंस पे होंगे। कोई डाउट? चलिए ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, इसके आगे टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अभी के लिए जय हिंद सभी।